गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और सरफेस केमिस्ट्री जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा है और उसमें हम लोग लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने देखा था आइसोथर्म्स के बारे में, लैंगमुर आइसोथर्म्स को भी डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि एड्जॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होने वाला, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं या फिर पहले भी हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि इस प्रोसेस में आपको हीट मिलता है, रिलीज करता है। सिस्टम क्या करता है कि जब एब्जॉर्ब करता है तो वो आपको हीट रिलीज करके देता है, ठीक है। प्रोसेस तो जो भी लिखे उसमें तो अलग चीज़ है, समझा जाएगा। एक पहले ही चीज़ जो हमने नोट्स के लिए आपके लिए प्रिपेयर किया उसमें एक लीज टेलियर्स के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इसे समझने के बाद हमें ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या है लीज टेलियर का प्रिंसिपल, तो उसे समझते हैं। लीज टेलियर कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, सपोज a प्लस बी फॉरवर्ड जा रहा है c प्लस डी और c प्लस डी से बैक हो रहा है a प्लस बी को, मतलब रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल मतलब कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बढ़ा दे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बढ़ा दे, ठीक है। तो कहता है कि एक टाइम के बाद यह एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करेगा, ठीक है। जो लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके होंगे या फिर कहीं से भी आपने पढ़ा हो तो वो समझ सकते हैं, और जो नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, केवल समझेंगे। कहता है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद एक इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। इक्विलिब्रियम क्या पोजीशन है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिस रेट से a प्लस बी मिल करके c प्लस डी को बना रहे होंगे उसी रेट से c प्लस डी मिल करके a प्लस बी को बना रहे। अब सीधा समझो, मतलब रिएक्टेंट मिल करके जिस तरह से प्रोडक्ट बना है, मान लो कि समझो कि एक रेट से प्रोडक्ट बन रहा है और उसी रेट से वो प्रोडक्ट घट रहा है, क्योंकि घटेगा तभी रिएक्टेंट बनाए। तो उस समय क्या लगेगा कि जितना प्रोडक्ट बना उतना ही घट गया, मतलब एनालाइज करने वाले को, एक्सपेरिमेंट करने वाले को ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। सिमिलरली उस समय रिएक्टेंट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं लगेगा, ठीक है ना। मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मिलेगा, मतलब वहाँ पर चेंज नहीं मिलेगा, और इस स्थिति को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। अब आपको कहता है कि जो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, या फिर सॉरी लीज टेलियर के प्रिंसिपल को समझ रहे थे। अब लीज टेलियर कहता है कि अगर यह इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव करे, ठीक है, तो जो ऐड करेंगे या फिर आप बाहर के फॉरेन एक्टिविटी जो भी होगी, जैसे सपोज अगर हम प्रोडक्ट को हटा दें तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की संख्या घटी, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अचीव करने के लिए वह क्या करेगा, प्रोसेस अपने आप को फिर से चाहेगा, मतलब रिएक्शन चाहेगा कि अपने आप को इक्विलिब्रियम पहुंचे, तो जो आप डिस्टर्ब करोगे उसी को वो पूरा करेगा। जैसे अगर आप प्रोडक्ट को हटा ले, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट को जोड़ दोगे तो प्रोडक्ट अमाउंट चूंकि बढ़ गया तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, मतलब वो बैकवर्ड जाएगा। मतलब कि आप इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो डिस्टर्बेंस पैदा करोगे उसके काउंटर में वो उसे सेट करेगा ताकि फिर से वो इक्विलिब्रियम अचीव करे। रिएक्शन की एक नेचर। अब थोड़ा सा समझ लिया जाए। कहता है कि जब भी आप एब्जॉर्प्शन को देखते थे, एब्जॉर्प्शन कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों एक समय के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंचते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम पहले के वीडियोस में भी बता चुके हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इनके बीच में होता है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एब्जॉर्ब पार्टिकल जुड़ रहे हैं और उसी समय पर एब्जॉर्ब पार्टिकल सरफेस को छोड़ भी रहे हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन मतलब कि जुड़ा हुआ पार्टिकल है, अगर उसे डिसॉल्व करना का मतलब क्या है कि उसे अगर निकालना है तो हमें हीट देना होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन जाने के लिए हीट देना पड़ता है, ठीक है। और अगर पार्टिकल जो डिसॉल्व्स हैं, मतलब बाहर निकले हुए फ्री स्टेट में हैं, उन पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ पर हमें हीट मिलेगा, मतलब उस केस में इंथैल्पी हमारी नेगेटिव होगी और इस केस में इंथैल्पी पॉजिटिव। अब आप कह रहे हो या फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखना चाहते हो, तो प्रोसेस जो हम अभी तक थ्योरेटिकल जान रहे थे उसे यहाँ पर स्कीमेटिक देख रहे हैं। अब अगर आप बोल रहे हो कि हीट दे रहे हो, ठीक है ना, हीट दे रहे हो, तो हीट देने का मतलब क्या है कि आप H प्लस मतलब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही हीट देते हो,
तो जैसे ही आप हीट दोगे तो एब्जॉर्ब पार्टिकल इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, क्योंकि वो जो फेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे ही आपने हीट दिया तो उसका फेवरेबल कंडीशन है कि एब्जॉर्प्शन किसकी तरफ चला जाएगा, डिसॉर्प्शन की तरफ। मतलब कि वहाँ पर जैसे ही आप हीट देते हैं, लीस्ट लेयर प्रिंसिपल भी उसको एक बात बोलता है कि जो हीट दोगे तो उससे वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा ताकि उसको फिर से इक्विलिब्रियम में अचीव हो, ठीक है ना। तो आप जैसे ही हीट देते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्ब पार्टिकल डिसॉर्ब्स हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बोला गया कि एट द एब्जॉर्प्शन इज ए इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब हीट निकलता है और आप उसमें हीट ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐड करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्ब शुड बी डिक्रीज, ठीक है ना। ये पार्टिकल्स के अमाउंट हैं वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही आपने हीट दिया तो उस रिएक्शन में वो प्रोसीड करेगा जहां वो हीट को एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने का मतलब है कि वो हीट को एक्सेप्ट करेगा और यह रिएक्शन एब्जॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की मतलब प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। तो आप अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाहते हैं, जैसे आप हीट निकाल लोगे तो उस प्रक्रिया को वो फॉलो करेगा जहां हीट वो जनरेट कर सके। जनरेट कब करेगा, जब डिसॉर्ब पार्टिकल एब्जॉर्ब में जाए, ठीक है। अगर आप हीट दोगे तो उस प्रक्रिया को वो जाएगा जहां पर वो एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि वहां पर एड्जॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, तो वह बढ़ा हुआ टेम्परेचर उस एड्जॉर्प्शन के इक्विलिब्रियम को, एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम जो ये सेट था, इसे शिफ्ट करता है एब्जॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की तरफ, ठीक है ना। जो हमारे एक फेमस साइंटिस्ट लीच टैलियर्स का प्रिंसिपल कहता है कि एडजस्टमेंट होगी, इक्विलिब्रियम फिर से अचीव करने की कोशिश होगी, ठीक है ना। तो नोट्स के पर्पज से आपके लिए लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बनाएं। अगर हम ग्राफिकल देखें, ग्राफिकल अगर आइसोबारिक कंडीशन को देखें, आइसोबारिक कंडीशन का मतलब कि हम फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं आइसोबारिक मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर, मतलब हमने प्रेशर को फिलहाल कांस्टेंट माना, तो जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन दैट इज एक्स वाई एम, वह जो होता है वह किस तरह से टेम्परेचर के साथ वैरी कर रहा है उसे देखते हैं। देख ले एक्स बाई एम, अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों के लिए मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन की एक्सटेंट घट जाएगी, मतलब कि वहाँ पर पार्टिकल उस सरफेस को छोड़ते चले जाएंगे बढ़े हुए टेम्परेचर से, ठीक है। केमियोसॉर्प्शन में बात करें तो केमियोसॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यह कुछ एक्सटेंट तक बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, तो जो लोग केमिकल काइनेटिक्स को जानते हैं वो इतना जानते हैं कि जब आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन, तो जब आप एनर्जी देते हैं तो वहाँ पर इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ अप्रोच बढ़ जाता है रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आप अगर हीट देते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वहाँ पर प्रोडक्ट या बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन में दिए गए हीट से वहाँ पर एक्टिवेटेड पार्टिकल, मतलब कि उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ पल के लिए कुछ एक्सटेंट तक बढ़ जाती है, और जब यह अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुँचते हैं, उसके बाद यह फिर से घटना शुरू करते हैं, डिक्रीज करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखना चाहें तो कह सकते हैं कि फिजियोसॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ घट जाता है। केमियोसॉर्प्शन चूंकि वहाँ पर एक्टिवेटेड एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे हम एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, उसके कारण टेम्परेचर के कुछ एक्सटेंट तक इसके रिएक्शन बढ़ जाती है, मतलब एक्सटेंट बढ़ जाती है, कुछ सेचुरेशन पॉइंट पर पहुँचने के बाद इसकी एक्सटेंट फिर से घट जाती है, ठीक है ना। ये अपना था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे जस्ट देखते हैं, एक पल के लिए वीडियोस को रोकेंगे। अब अगर देखें तो एक छोटा सा टॉपिक लिए, चूँकि वीडियोस बहुत लंबा ना जाए तो हम लोगों ने एक टॉपिक्स को ऐड किया, एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेट क्या होता है, तो सुन लीजिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन घटेगा, मतलब कि डिसऑर्प्शन होने वाला है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटेगा। मतलब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर रेज करेगी तो एक्स वाई एम की वैल्यूज घटेगी, ठीक है ना। यह हमारा डिस्कशन था। अगर हम कहें कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को सेम रखना है, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को सेम रखना मतलब अगर हमारी चाहत है कि हम इसकी वैल्यूज में चेंज नहीं करना चाह रहे बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़े बट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन सेम रहे, तो हमें
इस टेम्परेचर का काउंटर पार्टनर यूज करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सोचिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे, ठीक है, तो डिसऑप्शन हो रहा, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटेगा, ठीक है। और हमने आइसोथर्म से पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रख करके प्रेशर बढ़ाते तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को सेम रखना है तो हमें इसके काउंटर में प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एक्सटेंट घटे और प्रेशर के बढ़ने के साथ एक्सटेंट बढ़े और हम कह सके कि हमें फिक्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मिल सके। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, मतलब अगर हम चाहें कि ग्राफिकली देखें कि ये कैसा सिस्टम मिलने वाला है, तो हम देखेंगे कि जिस तरह से टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 गया तो सेम एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करके प्रेशर भी इंक्रीज करें, ताकि हमें एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन सेम मिल सके। अगर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन सेम चाहिए तो हमें टेम्परेचर के सेम रेट से प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यही है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नोट्स के हिसाब से हम आपको लिख चुके हैं कि टेम्परेचर इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट, नोट्स को इसलिए रीड करते हुए कुछ बच्चों को मैंने क्लियर किया है कि अगर मान ली कि विजुअल क्लियर ना हो तो आप एक बार सुन करके इसको बार बार रोक करके लिख भी सके। तो एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेट क्या है? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब कि ऑर्डर टू गेट x/m सेम वी नीड टू राइज प्रेशर, ठीक है। और ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटल कहता है कि इनके बीच एक रिलेशन जो आएगा, रिलेशन जो मिलेगा हमें, रिलेशन स्पेलिंग चेक करना दोस्त अपना, रिलेशन जो मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेट लाइन का, मतलब कि एक फिक्स रेट से टेम्परेचर बढ़ेगा और एक फिक्स रेट से प्रेशर भी हमारा बढ़ना चाहिए ताकि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन से मिल सके, ठीक है ना। और इसे किस नाम से जानते हैं? एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेट। अब एक छोटा सा टेक्निकल टर्म है, कभी कभी सवाल के रूप में आता है, कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन। कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी के जैसा है। कहता है कि अगर कहीं भी किसी सरफेस पर, सपोज एक एग्जांपल हमने पहले लिया था कि चारकोल जो होता है, ठीक है, चारकोल क्या करता है कि इजीली लिक्विफाइबल गैस जो है या फिर पॉइजनस गैसेस को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो बहुत जल्दी इजीली लिक्विफाइड नहीं हो सकते उन्हें यह कम एक्सटेंट से एब्जॉर्ब करता है। अगर हम कहें कि किसी भी मिक्सचर में पहले से मान लिया जाए ऑक्सीजन मौजूद हो, नाइट्रोजन मौजूद हो, CH4 मौजूद हो, SO2 मौजूद हो, बहुत सारे लोग मौजूद, ठीक है ना। और अगर इतना सारा मौजूद है, या फिर बोल 2-3 तरह से ले सकते, पहले इसी एक्सपेरिमेंट को देखते, अगर ये मौजूद है और यहाँ पर चारकोल को डाल दिया जाए तो इन एब्जॉर्बेंट के बीच में एक कंपटीशन की तरह होगा। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि कौन तेजी से जाकर के एब्जॉर्ब होगा। वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इजीली लिक्विफेबल है वो तेजी से जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इन्हें O2 और N2 को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर सिंपल इस चारकोल के ऊपर पहले से अगर चारकोल के ऊपर पहले से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब है, तब भी क्या हो सकता है कि अगर ये CH4 या पॉइजनस गैस के इंट्रैक्शन में आएगा तो यहाँ पर O2 डिसॉल्व हो जाएंगे और CH4 उनकी जगह ले लेंगे। जैसा कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देते थे कि हाईली एक्टिव मेटल्स लो या वीक एक्टिव मेटल्स की जगह को ले लेते हैं, उसी तरह से क्या होगा यहाँ पर कि हाईली एब्जॉर्बेबल जो गैसेज हैं वो लो या वीकली एब्जॉर्बेबल गैसेज को जगह को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह को ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कंपीटिंग का मतलब यहाँ पर आपस में कंपटीशन जैसा माहौल है और जो ज्यादा तेज होगा वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा और डिस्प्लेस कर सकता है लेस या वीक, ठीक है। एक छोटे से टॉपिक को साथ में ले रहे हैं ताकि आपका एक डाउट डिस्कशन क्लियर हो सके, क्योंकि लास्ट वीडियो के बाद किसी ने पर्सनली पूछा था कि केमिकल एड्जॉर्प्शन की एक्सप्लेनेशन सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं
उसको मतलब एक एक्सपेरिमेंटल कैसे होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ये एक्सपेरिमेंट मतलब होता क्या है प्रोसेस, थोड़ा सा सवाल। आप इसे छोटा सा हेडिंग दे भी सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ केमियोसॉर्प्शन एंड फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज एक मेटल का पीस हम ले रहे हैं, एक मेटल पीस है निकल, ठीक है, कोई भी मेटल पीस हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंट पर लें, और हम यहाँ पे एड्जॉर्प्शन निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का देखने जा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस मतलब नॉर्मली थोड़ा सा इसे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता क्या है, HH, ठीक है ना। अब क्या होगा कि निकल की सरफेस के साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का एक वांडरवॉल फोर्स के द्वारा अट्रैक्शन। वांडरवॉल फोर्स मतलब एक वीक अट्रैक्शन, मतलब कि यह क्या होगा कि वीक बॉन्ड से अट्रैक्ट किए जाएंगे इस सरफेस के टुवर्ड्स। प्रोसेस जैसे ही प्रोसीड किया, मैं इस साइड के चीज़ों को इरेज कर रहा हूं तो कि आपने नोट्स में लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये एक प्रोसेस एक स्टेप हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आए, निकल की सरफेस के बीच में एक वांडरवॉल इंटरेक्शन हुआ, और इंटरेक्ट करने के बाद निकल की सरफेस के साथ एक वीक बॉन्ड क्रिएट हो गया, और चूंकि यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड बना है तो अब इनके बीच की जो एक फिक्स बॉन्ड थी वो फिक्स बॉन्ड भी अपने पार्शियल कैरेक्टर में आ गए, कहीं ना कहीं वो फुल बॉन्ड ना रह करके एक वीक बॉन्ड, ठीक है। इस प्रोसेस को जहां पर एक वीकली सरफेस के साथ गैस जो है एक वीक बॉन्ड से जुड़ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। अपनी भाषा में इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यह स्ट्रेंथ थोड़ा सा मजबूत होने लगता है, ठीक है, अगर यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जैसी स्ट्रेंथ मिल गई तो होगा क्या कि इनके बीच के आपस की यह जो बॉन्ड है यह कमज़ोर पड़ जाएगी और धीरे धीरे यह गायब हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वह अब हाइड्रोजन एटम के रूप में बदल जाएगा। मतलब इसके बाद यह क्या हो सकता है कि मेटल की सरफेस निकल और उसके साथ एक बॉन्ड हाइड्रोजन एटम का और दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। मतलब समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वांडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट हुआ और एक वीक बॉन्ड के साथ जुड़ गया, जिसको हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर आपसी स्ट्रेंथ इनकी बेहतर होते चले गई, अगर अट्रैक्शन और नेचर में ज़्यादा सपोर्टिव हुआ, तो यह जो बॉन्ड है यह ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद अब यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना रह करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस हाइड्रोजन एटम का निकल सरफेस पर इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगा। यह जो होगा यह कहा जाएगा केमियोसॉर्प्शन। अगर आप टेक्निकल डिफरेंस देखना चाहते हो तो देख लो कि एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहाँ तक है और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक लमसम वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ के बॉन्ड है, मतलब वीक बॉन्ड है, हट सकता है, लेकिन केमियोसॉर्प्शन जब बना तो यह बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड की तरह मजबूत बॉन्ड बन गया। और यह आप एक्सप्लेनेशन में अपने शब्दों में लिख सकते हैं, या फिर आप केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर केवल ये डायग्राम भी बना दे तो हमें लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के इतना ही, थैंक यू। और भी जो आपके डाउट्स होंगे आप पर्सनल मैसेज पर भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और हम उसे नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।